हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो प्रायर हमने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स मेथड्स में दो मेथड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, प्रोपोर्शन मेथड और फ्रीक्वेंसी मेथड को, इन दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे हम यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड को देखेंगे। तो ये जो यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड है, ये उडने यूल के थ्रू दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन थे, राइट। तो यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड जो होता है वो बेसिकली मेज़र करता है जो भी एसोसिएशन है एट्रीब्यूट्स के बीच में, उनकी स्ट्रेंथ को और उनकी डायरेक्शन को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस डिग्री तक या कितनी इंटेंसिटी से ये एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे हैं, अगर हमें ये जानना होगा तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड। मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कितना एसोसिएट करे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, है ना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो किस हद तक रिलेटेड हैं, जो उनकी इंटेंसिटी है, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल जाएंगी? यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ये जो मेथड होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में रेंज करता है, मतलब ये कोफिशिएंट इस बीच में रहता है। तो अगर जो हमारी वैल्यू आएगी वो -1 और 0 के बीच का रहता है ना, तो इनके बीच रहता है, तो हम ये कहते हैं कि जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा डिक्रीज़ होगा, या एक डिक्रीज़ होगा तो दूसरा बढ़ेगा, है ना। तो वो हमारा रिलेशन कैसा चला जाएगा? नेगेटिव रिलेशन चला जाएगा, है ना। वहीं पे अगर हम ये कहते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो 0 और +1 के बीच में रहती हैं, तो ये हमारा क्या कहेगा? पॉजिटिव रिलेशन कहेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप हम इसे कहेंगे। मतलब अगर दोनों हैं तो दोनों की प्रेजेंस होगी या दोनों की एब्सेंस होगी, दोनों बढ़ेंगे तो सेम डायरेक्शंस में बढ़ेंगे, इसलिए इनको कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप, है ना। तो 0 से +1 के बीच में है तो डायरेक्ट रिलेशन है, और -1 से 0 के बीच में रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये इन्वर्स रिलेशन के बीच में है ना, मतलब नेगेटिवली एसोसिएट करते हैं। तो +1 से -1 की रेंज में ये कोफिशिएंट का आंसर हमारे सामने आता है। तो अब रूल क्या कहता है इनके यहाँ पे कि हम कब कहेंगे कि परफेक्टली पॉजिटिव रिलेट कर रहे हैं, परफेक्टली नेगेटिव कह रहे हैं? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा जो Q है वो +1 आएगा तो हम कहेंगे परफेक्टली पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं। अगर यहीं Q -1 में आएगा तो हम नेगेटिवली कहेंगे, परफेक्टली नेगेटिव कहेंगे। अब इसके नियर बाई रहेगा तो नेगेटिव एसोसिएट कह देंगे, और वहीं पे अगर Q = 0 आएगा, मतलब एक दूसरे से इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो यहाँ पे हमने देखा कि Q की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आने पे ही हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं कि ये पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है या इंडिपेंडेंट है, उसी के बेसिस पे हम आंसर दे पा रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि Q कैसे कैलकुलेट होता है। सो Q = व्हाट? Q कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो AB × अल्फा एंड बीटा माइनस A बीटा ब्रैकेट में फिर नेक्स्ट अल्फा एंड B, वहीं पे होल डिवाइडेड होगा, सेम चीज़ें होंगी, आपका बस ऊपर माइनस में रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा। सेम जो आपने ऊपर लिखा है चीज़ें, सेम चीज़ें आपकी नीचे रहेंगी लेकिन प्लस में रहेंगी। तो इसका पहले मतलब क्या हो गया? बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको? प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट A एंड B को एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट A एंड B। तो दोनों की प्रेजेंस और एब्सेंस, दोनों एट्रीब्यूट की प्रेजेंस और एब्सेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे हम लेस कर देते हैं। क्या चीज़ लेस करते हैं? कि अगर प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट A विद द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट B, मतलब एट्रीब्यूट A प्रेजेंट हो और एट्रीब्यूट B एब्सेंट हो, और उसको मल्टीप्लाई करके किससे? एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट A विद द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट B। मतलब हर एक एट्रीब्यूट का हम ले रहे हैं इसकी प्रेजेंस, दूसरे की एब्सेंस, दूसरे की एब्सेंस, पहले की प्रेजेंस, सेकंड की प्रेजेंस। यही चीज़ हम आपको नेक्स्ट वाले में लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर हम डिवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली हम इस फॉर्मूले को अगर इंटरप्रेट करेंगे तो दैट इज़ व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंस एट्रीब्यूट A एंड B and absence of attribute A and B minus presence of attribute A with absence of attribute B and absence of attribute A with the presence of attribute B whole divided by same thing, बस प्लस कर देंगे बीच में। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? यूल कोफिशिएंट, राइट। Q को कैलकुलेट करना, और इसी Q की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे हम अपना आंसर देते हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले कहा था जब हम प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी मेथड चेक कर रहे थे, कि हम एक क्वेश्चन के बेसिस पे इन सारे मेथड्स को अप्लाई करके देंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा वहाँ पे था, यही क्वेश्चन हम वहाँ पे डिस्कस कर रखे थे, तो उसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना वापस से सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो आपने ये टेबल आपने देखा था, ये पूरी टेबल हमने वहाँ पे बनाना सीखी हुई थी, पहले भी सीखी हुई है ये पूरा टेबल, कंटीजेंसी टेबल या मैट्रिक्स पूरा फिल करना। तो यही मैट्रिक्स उठा के अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे सामने हैं
राइट कि ये हमारा टेबल था। अब हमको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्यू कैलकुलेट करेंगे तो ही हम क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे यूल कोफिशिएंट के हिसाब से कि ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, फॉर्मूला बस याद रखना है, एक बार दोनों ही एट्रीब्यूट्स की प्रेजेंस और दोनों ही एट्रीब्यूट की एब्सेंस, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसमें से आप लेस कर दीजिए एक एट्रीब्यूट की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस और पहले की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस को, ठीक। होल डिवाइड कर दीजिए अगेन सेम चीज़ से, दोनों ही एट्रीब्यूट की प्रेजेंस और दोनों ही एट्रीब्यूट की एब्सेंस को प्लस किसको, एक की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस, एक की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस, सेम चीज़ से, इसी से हमारा क्यू निकल के चला आएगा, ठीक। तो अब हम यही फॉर्मूला पे पहले देख लेते हैं कि हमें टेबल से वो फिगर क्या क्या है। तो जब हमें इसे टेस्ट करना होगा तो हम जो डेटा दिया उससे निकालते हैं। तो ए बी कितना है 60 है, अल्फ़ा बी कितना 90, अल्फ़ा एंड बीटा कितना है 310, ए एंड बीटा कितना है 40, मतलब दोनों की प्रेजेंस, एक की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस और दोनों की एब्सेंस और पहले की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस, यही तो हमें चाहिए। इसी के बेसिस पे हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, बस हमने सब चीज़ें लिख दी, राइट। ए बी मतलब ए बी हमारा कितना था 60 था, मल्टीप्लाई बाई वॉट, मल्टीप्लाई बाई दोनों की एब्सेंस, दोनों की एब्सेंस मतलब अल्फ़ा और बीटा कितने आए हैं हमारे 310, उसमें से लेस कर देंगे वॉट, लेस करेंगे एक की प्रेजेंस दूसरे की माइनस, मतलब दूसरे की एब्सेंस, मतलब ए और बीटा। तो ए और बीटा हमारे सामने कितने हैं 40 हैं, मल्टीप्लाई उसको किससे करना है, अब पहले की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस से, तो पहले की एब्सेंस मतलब अल्फ़ा और दूसरे की प्रेजेंस मतलब बी, तो अल्फ़ा और बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 90, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 310 और 40 मल्टीप्लाई बाई 90, दोनों में लेस करेंगे और यही सेम चीज़ में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सेम वैल्यू को प्लस, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, राइट, यूल कोफिशिएंट कैलकुलेट करने का। अब बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 18,600 माइनस 3,600, नीचे 18,600 प्लस 3,600, जो वैल्यू आएगी 15,000 डिवाइडेड बाई 22,200, तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.6757। अब देखिए ये 0 से +1 के बीच में है कि -1 से 0 के बीच में है, तो बट वो ऑब्वियसली बात है ये -1 से 0 के बीच में तो नहीं है, बल्कि ये 0 से लेके +1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब ये कैसे होंगे, इसका मतलब ये होता है, जो रूल हमारे सामने है इसके हिसाब से ये क्या हो गया, ये पॉजिटिवली एसोसिएट कर रहे हैं, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है ना। तो हम ये कहेंगे कि परफेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिवली एसोसिएट करें सेम डायरेक्शन में, क्योंकि जो रेंज हमारा आया है वो 0 से लेके +1 के बीच में आ रहा है। वहीं अगर -1 से 0 के बीच में आता तो हम उसे कहते कि नेगेटिवली एसोसिएट करा, और एग्जैक्ट 0 आ जाता तो हम क्या कह देते कि ये कैसा है, ये इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं इन दोनों के बीच में, ये दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर है। अब यूल कोफिशिएंट मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले कहा था। तो सेम क्वेश्चन पे सारे मेथड अप्लाई करने की बात हमने कही थी, तो वो हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन साथ ही अगर आपको एट्रीब्यूट्स के से क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस तरह नोटेशन देके क्वेश्चन ना आए और एट्रीब्यूट लिख के क्वेश्चन आए, तो फिर कैसे करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी यूल कोफिशिएंट पे हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ 1800 कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए 1800, ठीक है। आउट ऑफ 1800 भाई वो कहानी कहने वाले हैं, लेकिन सिंपल सी बात हमें इतना समझ में आ गया कि टोटल ग्रैंड टोटल जिसे हम कहते हैं, मतलब एन यूनिवर्स, कितने कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करें 1800, तो एन हमें फाइंड आउट हो गया कितना है 1800। फिर आगे चलते हैं, उन्होंने कहा कि 1800 में से 625 वर सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल कितने हैं हमारे एग्जाम में, सक्सेसफुल कितने हैं 625। तो पहला एट्रीब्यूट हमारा क्या होना चाहिए, सक्सेस, है ना। एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होना हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो हमारा है, मतलब कि सक्सेस होना, ये सक्सेस अगर हमारी प्रेजेंस है, सक्सेस हमारा पहला एट्रीब्यूट हुआ, तो ए हमारा क्या हो गया, सक्सेस ऑफ स्टूडेंट या सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो वो कितना हो गया ए हमारा 625। फिर क्या कह रहे हैं 300 एट अटेंडेड अ कोचिंग क्लास एंड ऑफ, यहीं पे रुक जाते हैं, 300 हैड अटेंडेड अ कोचिंग क्लास। तो 300 लोगों ने कोचिंग क्लास की। देखो सक्सेस होना एक बात हो गई, कोचिंग करना दूसरी बात हो गई। तो इसका मतलब सेकंड एट्रीब्यूट जरूर ये क्या ले रहे हैं, सेकंड एट्रीब्यूट इनका है कोचिंग क्लास को अटेंड करने का। इज इट क्लियर। तो हमारा बी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, कोचिंग क्लास को अटेंड करना। और हमारा सोचिए इसकी एब्सेंस, मतलब बीटा क्या होगा, तो बीटा हो जाएगा कि जो लोग कोचिंग क्लास अटेंड नहीं किए हैं, नॉट अटेंडिंग द कोचिंग क्लास। क्लियर है। इसी तरह से अगर हमने ए कहा कि सक्सेस होना, एग्जामिनेशन में सक्सेस होना, तो ये हमारा अगर ए हो गया तो अल्फा क्या होगा हमारा, अल्फा होगा कि जो सक्सेसफुल एग्जामिनेशन में नहीं हुए,
राइट। तो इस हिसाब से हमने ए बी और अल्फा और बीटा समझ लेना है। तो अब हमारे सामने हमारा बी भी आ गया। बी हमारा क्या आ गया, बी में हमें पता चल गया कि 300 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करा है, कोचिंग अटेंड किया है। तो बीटा मतलब कोचिंग क्लास को अटेंड करना जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो कितना हो गया हमारा 300 हो गया। मतलब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कहना क्या चाह रहा है। फिर कह रहे हैं एंड ऑफ दीज, इनमें से भी 300 ने कोचिंग क्लास अटेंड की थी ना। देखिए 1800 में से सारी कहानी हो रही है, 1800 में से 625 लोग एग्जाम में सक्सेसफुल हो गए। फिर उसमें बता रहा है कि 300 ऐसे लोग थे जो कोचिंग क्लास अटेंड किए थे और उनमें से 180 सक्सेसफुल हुए। अब सोचिए 300 लोग कोचिंग क्लास अटेंड किए थे और 300 में से 180 लोग सक्सेसफुल हुए। सक्सेस होने वाला पहला एट्रीब्यूट था, दूसरा एट्रीब्यूट कोचिंग, तो इसका मतलब सक्सेस भी है, कोचिंग भी अटेंड की है। ऐसे कितने लोग हमारे हो गए 180। इज इट कि कोचिंग भी अटेंड किए थे और सक्सेस भी हुए थे। तो वो हमें दोनों एट्रीब्यूट चाहिए, ए और बी दोनों की प्रेजेंस, पहला एट्रीब्यूट भी और दूसरा एट्रीब्यूट जो प्रेजेंट होते हैं ए और बी, वो हमारा क्या मिल गया हमें 180 मिला या नहीं मिला, क्योंकि कोचिंग अटेंड करना और सक्सेस करना, सक्सेस हमारा पहला एट्रीब्यूट, कोचिंग हमारा दूसरा एट्रीब्यूट, दोनों मिल रहे हैं, 180 हो गया। तो ए बी भी हमें पता चल गया। फिर कह रहे हैं टेस्ट फॉर द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स अटेंडिंग द कोचिंग क्लास एंड सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। इन्होंने कहा कि आपको एसोसिएशन पता करना, उसको टेस्ट करना इन एट्रीब्यूट्स के बीच में, और आप जो एट्रीब्यूट्स फ्रेम करिए वो क्या करिए, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन और कोचिंग क्लास को। अब देखिए आपकी मर्जी है, कोचिंग क्लास को आप ए बना दीजिए और एग्जामिनेशन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन को आप बी बना दीजिए, डजंट मैटर। ठीक, मतलब आपको ये दो एट्रीब्यूट मिल चुके हैं, एक को ए बनाइए एक को बी बनाइए, कोचिंग को ए बनाइए और एग्जामिनेशन सक्सेस को बी बनाइए, या सक्सेस को ए बनाइए कोचिंग को बी बनाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किस एट्रीब्यूट को क्या माना हुआ है। इज इट क्लियर? तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और पूरा टेबल बनाते हैं। तो बहुत ईजी है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूशन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मान लीजिए हमने अपने क्वेश्चन में क्या माना कि सक्सेस इन द एग्जामिनेशन हमारा पहला एट्रीब्यूट है, तो ए हमारा क्या हो गया, सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो बट ऑब्वियस सी बात है अल्फा हमारा क्या होगा, नो सक्सेस इन एग्जामिनेशन, मतलब फेल इन एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब बी हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट था, दैट इज अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेस। तो हमारा बीटा क्या होगा कि भाई कितने लोगों ने कोचिंग क्लास अटेंड नहीं करी, नॉट अटेंडिंग द कोचिंग क्लासेस। अब पूरे क्वेश्चन में से हमें फिगर भाई उठा लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ए हमारा 625 हो गया, बी हमारा 300 हो गया, ए बी 180 हो गया, एन 1800 हो गया। ये कैसे आया ये हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। क्लियर है सभी को? अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स या हम कंटिजेंसी टेबल जिसे बोल रहे हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स हमारे सामने है। इसी पे हमें क्या करना है, अपना ये फिगर पुट आउट करना है और उसके बाद हमें अपनी टेबल कंप्लीट करके क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, जो जो फिगर हमारे सामने है क्वेश्चन के हिसाब से, ये फिगर हमारे सामने है, इसको हमें अपने टेबल में प्लॉट करना है। तो हमने स्टार्ट कर दिया, सब जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ए भी हमें पता था, कोचिंग भी अटेंड किए थे और क्या लिए थे वो, सक्सेस भी हुए थे, ऐसे 180 लोग हुए थे। बी मतलब क्या, सिर्फ कोचिंग अटेंड किए थे, मतलब कोचिंग अटेंड करने वाले कितने लोग थे, 300 लोग थे। तो बी मतलब कोचिंग वाला हो गया। ए सक्सेस कितने हुए, तो सक्सेस करने वाले 625 थे, तो ए हमने लिख दिया। और टोटल कितने कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए थे एग्जाम में, 1800, तो हमने एन लिख दिया। अब रिमेनिंग को आपको कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले भी बताया 625 में से 180 लेस कर दीजिए, इस साइड आप 1800 में से 625 लेस कर दीजिए, 300 में से 180 लेस कर दीजिए। फिर जब फिगर आ जाएगा बीच में अल्फा वाले में, तो फिर अल्फा की फिगर निकल जाएगी। मतलब आप कहीं से भी किसी को माइनस करके, बस याद रखिएगा टोटल फिगर में से ही चीज़ें माइनस हो रही होंगी, है ना। बस इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो अब हमने क्या कर दिया, ये पूरा फिगर जो है फाइंड आउट करके इस पर लिख दिया। कैसे, जिनको नहीं आ रहा है मैट्रिक्स कैलकुलेट करना, तो वो मैंने 2-3 बार बता दिया है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया, आप इस हिसाब से भी इसको देख लीजिए। वहीं बीटा कैसे निकलेगा, 1800 में से 300 को लेस कर दे तो 1500 हमारा बीटा निकल गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैंने पहले भी बोला अगर टेबल बनाना नहीं आएगा तो फिर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे कोई भी। पर अगर हमने एक बार टेबल बनाना सीख लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व है। क्लियर है? कोई कुछ क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ क्लियर है। अब यूल कोफिशिएंट हमें लगाना है। तो यूल कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था वो हमें अच्छे से पता है कि Q इज इक्वल टू क्या था, Q इज इक्वल टू हमको प्रेजेंस ऑफ दोनों एट्रीब्यूट को मल्टीप्लाई करना था एब्सेंस ऑफ दोनों एट्रीब्यूट, है ना। तो वो दोनों को फिर लेस कर देते थे हम, किससे लेस करते थे हम, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए विद द एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए विद द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। इज इट क्लियर?
उसको करते थे, फिर होल डिवाइडेड बाई सेम थिंग, बस प्लस में हो जाता था। याद है आपको फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस भी किया हुआ था, और लास्ट वीडियो में जहाँ पे यूल किया था उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखा गया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो डेटा हमारे सामने है ना, उस डेटा के हिसाब से हम इन सारे फिगर्स को लिखना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको ए बी देखना है, आपको ए बी मिला है 180 है आपके सामने, अल्फ़ा और बीटा आपके सामने कितने हैं, 1055 है आपके सामने, है ना। फिर आपको क्या लेना है, ए और बीटा लेना है। ए और बीटा आपके सामने कितना है, 445 है, और अल्फ़ा और बी कितना है आपके सामने, 120 है। बस आपको यही 4 फिगर चाहिए, इन्हीं 4 फिगर को प्लस माइनस करके आप अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट। तो देखिए, दोनों की प्रेजेंस 180 हो गए, ए बी दोनों की प्रेजेंस, मल्टीप्लाई बाई दोनों की एब्सेंस, तो अल्फ़ा और बीटा 1055, ठीक। माइनस कर देंगे एक की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस, तो पहला एट्रीब्यूट की प्रेजेंस मतलब ए और दूसरे की एब्सेंस मतलब बीटा, तो ए और बीटा कहाँ हो गया, 445। मल्टीप्लाई उसको किससे करना है, पहले वाले की एब्सेंस से दूसरे वाले की प्रेजेंस से, मतलब ए और बी, तो 120 हो गया। अब इसी को होल डिवाइड करेंगे किससे, सेम चीज़ को प्लस करके करेंगे। इज इट क्लियर। तो हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद 1,36,500 डिवाइड बाई 2,43,300। अब ये फिगर क्या आ गई, 0 से तो ज़्यादा आ गई। रेंज आप बताइए क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से लेके +1 के बीच में, क्योंकि 0.561 आया, तो रेंज हमारा क्या डिसाइड हो रहा है, 0 से 1 के बीच में फिगर आ रहे हैं। इसका मतलब कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, मतलब पॉजिटिवली रिलेट कर रहे होंगे। तो इंटरप्रिटेशन हम क्या लिखेंगे, देयर इज अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन एंड अटेंडिंग कोचिंग क्लासेस। सो कोचिंग क्लासेस यूजफुल फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। जब भी आप रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ अच्छे से चीज़ें करते हैं, आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, तो ये सारे मेथड आपके लिए बहुत एफिशिएंट होते हैं, राइट। तो बट ऑब्वियसली बात, हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया कि येस, कोचिंग क्लास को अटेंड करना और एग्जाम में सक्सेस होना, दो एट्रीब्यूट यही थे। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप ज़्यादा कोचिंग, आप पूरी कोचिंग अटेंड करोगे तो आपकी सक्सेस होने की चांसेस भी ज़्यादा हैं, है ना। इसीलिए कोचिंग क्लास यूजफुल है, किस लिए, एग्जामिनेशन में सक्सेस पाने के लिए। ये हमारा रिजल्ट इंटरप्रेट हो गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ से हमने यूल कोफिशिएंट को क्लियर कर दिया। अब अगर हम इसी क्वेश्चन पे अगर हम कॉलिगेशन मेथड अप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स सामने रहे, मैट्रिक्स के बाद सिर्फ फॉर्मूला आपको लगाना, तो मैट्रिक्स चाहे हम पहले क्वेश्चन के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए, किसी भी मैट्रिक्स ले, मैट्रिक्स के बेसिस पे बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जो मेथड हम करेंगे वो कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन मेथड करेंगे, जिसको हम इस तरह गामा से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर। तो ये जो ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और इसको भी किसने दिया था, यूल ने ही दिया था। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेथड भी यूल ने दिया था, और कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन मेथड भी यूल ने ही दिया था। अब वैसे अगर आप अलग अलग बुक में पढ़ेंगे ना, तो इसके बहुत तरीके से इसके फॉर्मूले दिए गए हैं। कुछ जगह लिखा होगा +1 करके अंडर रूट करके आपको फॉर्मूला निकालना, फिर -1 करके, फिर अंडर रूट करके पूरा ए बी एंड ऑल को आपको फॉर्मूला निकालना है। पर हम आपको ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो, है ना। तो मतलब आपको यूल का फॉर्मूला अगर याद हो गया तो बस यूल के फॉर्मूले में अंडर रूट कर दीजिए, आपका कॉलिगेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब देखिए, अगर आप अंडर रूट साइड कर दीजिए, तो आप यही तो कर रहे थे कि दोनों की प्रेजेंस, दोनों की एब्सेंस, माइनस एक की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस, पहले की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस, फिर होल डिवाइडेड बाय सेम चीज़ को प्लस करके, यही तो आप करते थे। अब आपको क्या करना है, सबका अंडर रूट निकालना है। मतलब जो प्रोडक्ट है आपका प्रेजेंस और एब्सेंस वाले एट्रीब्यूट्स का, उसका अंडर रूट, और जो एक की प्रेजेंस दूसरे का एब्सेंस, पहले की एब्सेंस दूसरे का प्रेजेंस, इनका जो प्रोडक्ट है उसका अंडर रूट, फिर होल डिवाइडेड बाय सेम चीज़, आपको सिर्फ अंडर रूट करना है। इसको और सिंपल तरीके से अगर हम लिखें, जो हमने फॉर्मूला लिखा देखिए, यही फॉर्मूला हमारा था, यूल कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला यही था। बस आपको क्या करना है, इस पर अंडर रूट अप्लाई कर देना है। अंडर रूट करके अगर आपने निकाल दिया तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन का फॉर्मूला बन गया। सिंपल है, क्योंकि दोनों में यूल ने दिया था, ये अंडर रूट के थ्रू दिया था, वो सिंपल दिया था। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी मेथड से आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। दोनों ही फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, एक में अंडर रूट लगाना है कॉलिगेशन में, और उस यूल में सिंपली बिना अंडर रूट के करना है, और चीज़ें सेम रहेंगी। प्रेजेंस एब्सेंस, एक की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस, और पहले की एब्सेंस दूसरे की प्रेजेंस, बस यही याद रखिए आप, है ना। माइनस और नीचे प्लस रहेगा आपका। ओके, तो ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन का मेथड। अब हम मैट्रिक्स भी सेम ले लेते हैं, यही मैट्रिक्स हमारे सामने थी। अब इसी मैट्रिक्स पे जो भी डेटा हमारे सामने है, वो डेटा पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो लास्ट में हमने जो भी सॉल्व किया था उससे हमें वही फिगर हम उठा लेते हैं, 1,89,900 माइनस 53,400, फिर 1,89,900 प्लस 53,400। ये 1,89,900 कैसे आया है, ये चीज़ अभी हमने सॉल्व किया था। मतलब 1,89,900 कैसे आया होगा, दोनों की प्रेजेंस मतलब 180
मल्टीप्लाई बाई वॉट, दोनों की एब्सेंस मतलब 1055, इन दोनों का प्रोडक्ट किए थे तो कितना आया था 1,89,900, इन दोनों के प्रोडक्ट का अंडर रूट करना था तो अंडर रूट ऑफ 1,89,900। इसी तरह एक का प्रेजेंस दूसरे का एब्सेंस, दूसरे का एब्सेंस पहले का प्रेजेंस और सेकंड का प्रेजेंस, इस दोनों का प्रोडक्ट को अंडर रूट कर दिया तो 53,400 आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व करी थी, बस आपको अंडर रूट अप्लाई कर देना है। तो जब दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 435.77 माइनस 231.08 होल डिवाइडेड बाई 435.77 प्लस 231.08। इज इट क्लियर? तो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ माइनस एंड प्लस का डिफरेंस है, दैट्स इट। अब आपका फिर क्या आंसर आ गया 204.69 डिवाइडेड बाई 666.85, राइट। अब इसको जब हम करेंगे तो इसका आंसर हमारे सामने कितना आ जाएगा 0.307। तो ये हमारा आ गया कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि यूल मेथड कैसे होता है, कॉलिगेशन मेथड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स तैयार करना, टेबल फिल करना। आप टेबल फिल करना एक बार सीख लीजिए तो बाकी सारे सिर्फ सिंपल से हैं। इनके बीच के रिलेशन को टेस्ट कैसे करना है वो आपको फॉर्मूले बस माइंड में होने चाहिए, प्रेजेंस एब्सेंस, दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।